बहुत स्वागत है दोस्तों डब्ल्यूएस टीवी पर। आप 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की बैसरत घाटी में 26 लोगों की हत्या के बाद जैसे अंधराष्ट्रवाद की आंधी चल पड़ी। इस आंधी के पीछे जनता की राजनीतिक रूप से पिछड़े हिस्सों का अचेतन मानस तो है ही, साथ ही इसके केंद्र में सरकार की विफलता को छिपाने की नीयत और नीति भी है। बिहार की एक चुनाव रैली में नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधते आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है, ये दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हत्याकांड और उस पर इस जहरीली बयानबाजी के पीछे संघ और मोदी सरकार का अपना एक हिडन एजेंडा है। बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव सर पर हैं और कश्मीर में इस तरह का कोई भी तमाशा इस चुनाव में भाजपा की झोली वोटों से भर देगा। इसे मोदी भी जानते हैं और भागवत भी। बंजर विपक्ष के पास भाजपा और संघ के इस एजेंडे के पीछे घिसटने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मोदी सरकार ने विपक्ष को आसानी से अपने इस एजेंडे के पीछे बांध लिया है, या यूं कहें कि बंधने पर बाध्य कर दिया है, मजबूर कर दिया है। सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देने का संकल्प लिया है। उनमें से किसी ने भी आतंकवाद के स्रोत पर बात करने की मांग नहीं की। वे सब दरअसल अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद और कुछ नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से जारी परोक्ष युद्ध ही है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के समर्थन से इस युद्ध को भविष्य में भी चलाए रखने पर पूर्ण सहमति बनी। समूचा विपक्ष अब सरकार के पीछे खड़ा है, उसके पीछे बंधा हुआ है। पहलगाम में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यह महत्वपूर्ण बयान है, विपक्ष के नेता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, जिसका अर्थ है कि विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को, मोदी सरकार को एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया है। राहुल गांधी ने यह भी जोड़ा कि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और आतंकवाद को हराएगा। ऐसा बोलते हुए वे मोदी सरकार की ही रैंट को एक तरह से इको दे रहे थे, उसे प्रतिध्वनि दे रहे। यहां राहुल गांधी इस बात को फिर गोल कर गए कि आतंकवाद आखिर है क्या और इस आतंकवाद का स्रोत क्या है। राहुल की तर्ज पर कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इरफान अंसारी ने और स्पष्ट किया कि पूरा देश गमगीन है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से बदले की मांग कर रहा है। हम केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस नेता अंसारी कह रहा है, कोई संघ या भाजपा का नेता नहीं कह रहा। बदले की मांग का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष या परोक्ष हमला। तो कांग्रेस मोदी सरकार का विरोध करने की जगह, उसके युद्ध उन्माद का विरोध करने की जगह उस युद्ध उन्माद को हवा दे रही, उकसा रही है। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हमारे लोगों पर हमला करने वाले आतंकी मानव जाति के लिए कलंक हैं। उन्हें उनकी ही भाषा में माकूल जवाब देने की जरूरत है, ताकि हमारे देश के खिलाफ गलत निगाह रखने वालों की रूह कांप उठे। देखिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इस हिंसक लफ्जाजी का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया कि कांग्रेस भाजपा से कम युद्ध उन्मादी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह की चुनौती प्रस्तुत की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि सरकार आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे। जिस तरह से उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है,
उनके कैंपों को नष्ट किया जाए। मुंह तोड़ जवाब देने और कैंपों को नष्ट करने की मांग सीधे से पाकिस्तान पर हमले की मांग है। सूचना और सुरक्षा की विफलता के प्रश्न पर मोदी सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्पष्ट कहा कि किसी देश के पास कभी भी 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। इसराइल का उदाहरण देते हुए थरूर ने कहा कि इसराइल के पास मजबूत खुफिया तंत्र होने के बावजूद उन्हें हमले की जानकारी नहीं थी। और इस तरह शशि थरूर अपने इस लफाजी के जरिए मोदी सरकार से निकटता दिखा रहे थे और उसे एक तरह से बरी कर रहे थे, जमानत दे रहे थे उस अपराध से जिसे मोदी सरकार ने पारित किया। सुरक्षा में ये सेंध लग पाई, जिसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और ये मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब का बॉर्डर बंद किया गया उसी तरह से गुजरात के पोर्ट भी बंद होने चाहिए। और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि गुजरात के पोर्ट जिन पर जो अडानी, जिनमें से मुंद्रा पोर्ट को चलाते हैं, सबसे बड़ा पोर्ट है गुजरात में, उससे पाकिस्तान का व्यापार अब भी जारी है। तो वे नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे बढ़कर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रही। वामपंथी पार्टियां भी इस दौड़ में दक्षिणपंथी पार्टियों से पीछे नहीं रहीं। 25 अप्रैल को वाम मोर्चे ने पहलगाम नरसंहार के खिलाफ कोलकाता में एस्प्लेनेड रोड से सियालदा स्टेशन तक एक रैली निकाली और इस रैली में बड़े बड़े वाम नेताओं ने हिस्सा लिया। सीपीआई के, सीपीएम के, आरएसपी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने हिस्सा लिया। रैली में इन सभी नेताओं ने एक स्वर में दोहराया कि आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा। मुंह पोंछने के लिए, बस मुंह पोंछने के लिए, अपना मुंह उजला कर रखने के लिए वाम मोर्चा नेताओं ने सांप्रदायिकता और उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ लफाजी का भी सहारा लिया। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष भी पूंजी की व्यवस्था से जुड़ा है और इस व्यवस्था की चौकीदारी करता है। सत्ता और विपक्ष के राइट लेफ्ट हिस्से एक दूसरे का कितना ही विरोध क्यों न करें, पूंजी की सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए वे हमेशा एकजुट हैं, एकजुट रहे हैं और एकजुट रहेंगे। कश्मीर के प्रश्न पर, दमन और युद्ध के प्रश्न पर विपक्ष ने कभी कोई कारगर विरोध नहीं किया। पुलवामा, बालाकोट, उरी और अब पहलगाम की हत्यारी मुहिमों के प्रश्न पर कोई स्वतंत्र नीति विकसित करने की जगह ये विपक्ष, तथाकथित विपक्ष, बस मोदी सरकार की दुम पर जा बैठा है। विपक्ष मोदी सरकार से भी आगे बढ़कर युद्धनाद ऊंचा कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक राजनीतिक शत्रुता दरअसल वह धुरी है जिस पर दशकों से सीमा के दोनों तरफ बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व वाली सत्ताएं टिकी रही हैं। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन से सुदृढ़ हुई ये शत्रुता हिंदू मुस्लिम के उस सांप्रदायिक वैमनस्य में धसी है जिसे पहले ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और फिर भारत पाकिस्तान के पूंजीवादी शासकों ने जमकर दुहा है। इस शत्रुता को कायम रखने और इसे लगातार सींचने में भारत और पाकिस्तान दोनों के शासक एक दूसरे से आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। फूट डालो और राज करो की ये कुत्सित नीति मेहनतकश जनता के लिए एक अभिशाप साबित हुई है। न सिर्फ 1947 की ऐतिहासिक त्रासदी में बल्कि उसके बाद अनगिनत छोटी बड़ी सैन्य मुठभेड़ों में भी सीमा के दोनों तरफ लहू का फवारा बहता ही रहा है और शासक एलीट लहू के इस फवारे से अपने सत्ता वृक्ष को सींचते रहे हैं। कश्मीर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दक्षिण एशिया में बुरी तरह उलझ चुके राष्ट्रीय प्रश्न का हिस्सा है जिसे 1947 के सांप्रदायिक विभाजन ने एक दुष्कर पहेली बना दिया है।
भारत और पाकिस्तान पर शासन कर रहे बड़े पूंजीपतियों के गिरोह इस विभाजन और शत्रुता को कभी लांघ नहीं सकते, चाहकर भी नहीं लांघ सकते। ये उनकी ऐतिहासिक सीमा है, बाध्यता है, मजबूरी है। और इसलिए पक्ष या विपक्ष, राइट या लेफ्ट की किसी भी पार्टी के पास आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे शांति और स्थिरता इस इलाके में आ सके। इस विभाजन और शत्रुता को सिर्फ एक ऐसी क्रांति के जरिए ही खत्म किया जा सकता है जो 1947 के इस सांप्रदायिक विभाजन को लांघते हुए भारतीय उपमहाद्वीप को समाजवादी आधार पर पुनर्संगठित करने का लक्ष्य अपने सामने रखे। इतिहास ने ये काम दरअसल वर्किंग क्लास के सुपुर्द किया है। मौजूदा संकट वर्किंग क्लास को इस मिशन के प्रति, उसके इस ऐतिहासिक मिशन के प्रति सचेत और संगठित कर रहा है और आने वाले समय में और भी तेजी से उसे वो सचेत करे। तो शुक्रिया दोस्तों साथ रहने के लिए। मिलते रहेंगे और मिलकर इस संघर्ष को जारी रखेंगे।